अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के लॉन्ग अवेटेड इंतखाबात 21 जुलाई को स्केड्यूल्ड है और इसके सिलसिले में जोड़ तोड़ भी जारी है। काफ़ी हफ्तों से हम देख रहे हैं, कुछ कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस भी बनाया जा सके। अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये गौर किया जा रहा है कि हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उनके दरमियान और अपोजिशन की पार्टीज़ यानी JUI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये मिलकर कोई फार्मूला तय करने पर आगे बढ़ रही हैं, जिसके मुताबिक जो अभी तक इत्तलात आई हैं 6-5 के तनासुब से सीट्स पर कुछ इत्तफाक हो रहा है। यानी 6 सीट्स जाएंगी हुकूमत को और 5 सीट्स जाएंगी अपोजिशन इत्तेहाद को। इसके ऊपर अब एक तो ये मामला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े इख्तलाफात भी हैं इस मामले को लेकर, फिर टिकट्स के मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अलग इशू बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो गंडापुर साहब से भी एहतजाज कर रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रहे हैं और जनरली जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उससे भी बड़े नाला नज़र आते हैं कि टिकट्स की जो तकसीम है वो इंसाफ पर मबनी नहीं थी इस दफ़ा। और फिर उसके बाद इस तरह की एक एडजस्टमेंट तय पा जाना, इसने और सारे सवालात इकट्ठे कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पर। अब ये कहा जा रहा है दोनों जानिब से कि जो सिचुएशन है इसको हॉर्स ट्रेडिंग के ख़ात्मे के लिए या जो खदशात मौजूद हैं, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है उससे बढ़ गए खदशात, उसके बाद उसको मिटिगेट करने के लिए ये तरीका बड़ा मौजू भी समझा जा रहा है। इस सिलसिले में जो इत्तफाक है या जो हतमी कुछ ऐलान है वो तो आज रात अब से कुछ देर बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि अगर इस तरह का कोई इत्तफाक या सेटलमेंट या सीट एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं वो तय पा जाती है तो नंबर 1 उसके असरात क्या होंगे और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उसके असरात क्या होंगे और उसके लिए क्या मतलब रखती है। क्योंकि PTI एक पोजीशन लेती आई है, ना तो वो ये जो खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन और विफाक में पूरे मुल्क में हुकूमत है इसको मानती है, इनका मैंडेट मानती है, बल्कि वो कहती है हम किसी तरह की भी इनके साथ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, इनके साथ किसी तरह का भी इत्तफाक नहीं करना चाहते। तो फिर यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के लिए ये एडजस्टमेंट कर लेना क्या PTI का सियासी तौर पर दुरुस्त फैसला है, होगा, या फिर इसके रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं? हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फ़खर, आपसे शुरू करते हैं। क्या समझते हैं, क्या इसमें हिकमत हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? और ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है खैबर पख्तूनख्वा में यानी मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी, पहले तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि एक लिटमस टेस्ट है, हम अगर इसमें जीत गए तो हम अदम एतमाद भी लेके आएंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। अब ये सीट एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, ये उससे बड़ा सवाल। बिल्कुल शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये कि अगर ये हो जाता है जो फार्मूला बताया गया है उस पर मैं समझता हूँ जो विन विन सिचुएशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ PTI के लिए है। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद PTI के अरकान उसमें ज़्यादातर जो आज़ाद के तौर के ऊपर होंगे उनके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी। अगर वो किसी और पार्टी के जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उसको वो वोट देते हैं तो ये PTI को ये जो क़यादत है उसको ये रियलाइजेशन है इस हवाले से कि उनके अरकान इधर उधर हो सकते हैं। इसलिए ये जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है इसको इंश्योर करने के लिए ये जो फार्मूला है या ये जो एक सजेशन दी गई है ये PTI की तरफ से नहीं दी गई, बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपोजिशन का इत्तेहाद है उनकी तरफ से दी गई है। जमीयत उलमाए इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने जो तजवीज़ किया है कि 6 सीटें हम जो है वो PTI को देते हैं और 5 सीटें ये अपोजिशन इत्तेहाद को दी जाएंगी। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो एक सामने आ रहा है वो ये है कि जो 5 अपोजिशन की हैं वो अगर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 2 जो सीटें हैं वो जमीयत उलमाए इस्लाम को मिलती हैं और इसी तरह 2 से कुछ पॉइंट्स कम अगर वो किया जाए नंबर्स के हिसाब से कैलकुलेशन तो वो मुस्लिम लीग नून की बनती हैं, यानी 2 जो है वो मुस्लिम लीग नून की बनती हैं और 1 पीपल्स पार्टी की बनती हैं। लेकिन जो इनकी क़यादत है उनमें आपस में जो तय किया गया है उसमें 2 JUI को दी जाएंगी और मुस्लिम लीग नून जिसका 2 बनता है वो 1 सीट लेगी और पीपल्स पार्टी जिसकी 1 सीट बनती है उसको 2 सीटें दी जाएंगी। यानी यहाँ पे भी जो विन विन की सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी के हक़ में जा रही है, उनको अपनी जो शेयर है उससे 1 सीट ज़्यादा दी जा रही है। PTI के लिए ये जो 6 सीटें हैं अगर ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें PTI को ये यकीन दहानी है
कि उनके कोई ना कोई जो उम्मीदवारान हैं या जो अरकान हैं वो इधर उधर हो सकते हैं। तो इसमें जो सवालात उठाए जाते थे पहले भी कि यहाँ पे बोरियां और ब्रीफ केस चलते हैं पैसों के हवाले से, और एक बार फिर से अगर ये सेनेट के इलेक्शन को स्टिग्माटाइज किया जाता है और उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये जमहूरियत के तौर के ऊपर जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। यही वजह है कि ये एक फार्मूला दिया गया है ताकि ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसको दागदार ना बनाया जाए। इस पे जो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई भी इस पे जो है वो मान जाएगी, क्योंकि इसके लिए पीटीआई जो है वो 6 सीटें जो उनका शेयर बनता है वही उसको मिल रही हैं। अगर ये देखा जाए कि ये क्या कोई पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब का अगर आप देखें, ये जो पिछले इलेक्शंस हुए थे उसमें भी ये इसी तरह के फार्मूले के तहत ही वो किए गए, और बलोचिस्तान के अंदर भी इसी फार्मूले के तहत ही तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर के ऊपर बगैर कॉन्टेस्ट किए इलेक्शंस को ये सब जितने शेयर्स के मुताबिक मिल गए। मेरा ख्याल है आपने अपनी राय का इजहार तो कर दिया, बट ज्यूरी स्टिल आउट ऑन दिस के आया इस तरह से सेटलमेंट या सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हक में और मुखालफत में दोनों में ही बयान आते हैं, लेकिन मुझे फ़खर ये थोड़ा सा बताइएगा कि वो इत्तेहाद ऑपोजिशन का केपी में जो कि ये कह रहा था कि हम किसी भी तरह से पीटीआई को सीट्स नहीं देंगे, हम कुछ करेंगे ताकि हुकूमत को भी कुछ गिरा सकें, वो कैसे आमादा हो गया अब एडजस्टमेंट के ऊपर? ये क्या कहानी है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि हुकूमत गिराने के हवाले से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को इस टाइम गिराने के हवाले से कोई इस तरह के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। चाहे वो ये जो अरकान को इधर उधर करने के हवाले से भी ये सिर्फ सियासी बयानात थे जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे वो पहले भी देते रहे, ये हुकूमत के हवाले से नहीं है। सेनेट के इलेक्शंस क्योंकि ये इस पर काफ़ी सवालिया निशान माजी में उठे हैं, तो इस वजह से ये अब तमाम सियासी जमातों ने फैसला किया है कि सेनेट जो कि हाईएस्ट एक पार्लियामेंट का वो है प्लेटफॉर्म है, अगर उसके ऊपर इस तरह के सवालिया निशान उठाए जाएंगे बार बार, तो ये उसकी जो एक तकद्दुस है या उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठने चाहिए। इसलिए ये मुत्तफिका तौर के ऊपर इसको वो किया गया है तमाम सियासी जमातों क्योंकि आप कहते हैं कि पीटीआई के लिए विन विन सिचुएशन है एडजस्टमेंट के नतीजे में, तो इसलिए फैसला भी दुरुस्त होगा। लेकिन भट्टी साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बड़ी ले दे हो रही है। एक तो टिकट्स की तकसीम के मामले के ऊपर गंडापुर साहब पार्टी अंदर से उनको बड़ी तनकीद का सामना है, फिर वैसे इसके ऊपर कि आपने इस इत्तेहाद से कैसे एडजस्टमेंट कर ली? आपको लगता है पीटीआई ने सही या गंडापुर साहब ने, जिसका भी डिसीजन है, उन्होंने सही डिसीजन लिया? मैडम शेख, आपके पुरमगज सवाल से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 4 बारिशें क्या हो जाती हैं हमारे मुल्क में, कराची में घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। कराची इसलिए कह रहा हूँ कि 3 दिहाइयों से ज़्यादा MQM और पीपल्स पार्टी वहाँ इक़्तिदार में, और अब तो मेयर भी उनका है और वज़ीर आला भी उनका है। 4 बारिशें क्या हो जाएं, लाहौर डूब जाता है। लाहौर इसलिए कह रहा हूँ, बाकी शहरों का क्या पुरसान हाल, लाहौर इसलिए कह रहा हूँ कि सारी तरक्की लाहौर में हाउस ऑफ शरीफ ने की। राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबी हुक्मरानी हाउस ऑफ शरीफ की पंजाब में, और तो और अरबों का नुकसान कर चुका है नाला लई। एक नाला लई का मामला हल नहीं हो पा रहा। ये लाल किलों पर झंडे लहराने वाले खाली दिमाग हुक्मरान, ये मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वाले झूठे वादों, झूठे नारों, झूठे दावों के चलते फिरते कारखाने हुक्मरान, एक शहर को भी, मैडम शेख अब तो इस्लामाबाद में भी बुरा हाल है, एक शहर को भी ये बेहतरीन सीवरेज का निज़ाम नहीं दे पाए। अफसोसनाक है और शर्मनाक है। और मैडम शेख सवाल, मुझे तो इस सवाल पर एतराज़ है जिस तरह की आपने इस सवाल की बुनत रखी। सर इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ, जहाँ आप बात करें बिल्कुल सही आपने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, लेकिन सर ये चंद बारिशें नहीं हैं, ये एक पूरा सिस्टम है, फिनोमिना है दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का, जिसको इसी लेंस से देखने की ज़रूरत है। हम हुकूमत से, इंतज़ामिया से तो सवाल उठाते रहते हैं, बट आई थिंक इसको ये अलग से बिल्कुल एक सब्जेक्ट है जिसको अब नए नज़रिए से देखना है। आगे चलें जी भट्टी साहब, आप बता रहे थे कुछ, आपको फ्रेमिंग सवाल की पसंद नहीं आई सर? जी बिल्कुल, इसको अलग नज़र से नहीं देखना चाहिए। एक बिल्डिंग गिर जाए, एक बिल्डिंग में आग लग जाए, एक सैलाब आ जाए, एक जलजला आ जाए, रेस्क्यू की कोई चीज़ ही नहीं है। दरियाए सवात पे आप देख चुकी हैं, कोई रेस्क्यू तो हो, कोई मदद तो हो, कोई तैयारी तो हो, कुछ भी नहीं है। मैं माना कि पूरी दुनिया इससे मुतासर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ रिस्पांस तो होना चाहिए। कुछ भी नहीं होता, कोई तरजीह नहीं है। सवाल का जवाब देने से पहले ये बताता चलूं कि जब ये मेरी राय है कि जब मामला इक़्तिदार का होता है, जब मामला ज़ाती फ़ायदों का होता है, तो तमाम पार्टियां एक पेज पर खड़ी नज़र आती हैं। और अब तो वैसे जब इस मुल्क में पीपल्स पार्टी और नून लीग तीसरी बार इकट्ठी है, मौलाना साहब और ANP इकट्ठे हैं, तो क्या किसी पार्टी के बारे में बात करना।
एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तनख्वाहों का मामला हो, प्लाट परमट ठेकों का मामला हो, शुगर मिलों का मामला हो, निजी बिजली घरों का मामला हो, 90% इकट्ठे होते हैं। दूसरी बात मैडम शेख, ये तहरीके इंसाफ के लिए न्यू नॉर्मल हालात के हैं। न्यू नॉर्मल है कि तहरीके इंसाफ मुश्किल तरीन लम्हों से गुज़र रही है, मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रही है। इमरान खान जेल में है, पार्टी की जो उनके बाद की क़ियादत है वो भी जेलों में है, मुकदमे भुगत रही है। यास्मीन राशिद, हमास अजहर, मुराद सईद सब फैसला साजी में शरीक नहीं। पार्टी टूट चुकी है और पार्टी में अली अवान, सदाकत अब्बासी, फ़रक हबीब, उस्मान डार जैसे लोग इधर उधर हो चुके हैं। तो आज की पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौर है और सलमान अकरम राजा उसका सेक्रेटरी जनरल है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए से, लेकिन वो हैं, हालात ऐसे हैं। मैं जो कह रहा था कि आपका सवाल मुझे क्यों नहीं पसंद, वो इसलिए अब नहीं पसंद कि सवाल तो ये होना चाहिए था कि ये 5 सेनेट की सीटें जो अपोजिशन की को मिल रही हैं ये इनकी हैं, इनको मिलनी चाहिए। 1 सीट होती या 2 सीटें होती, ये 5 मिल रही हैं, और जिन्होंने 5 अगर जीती हैं तो उनको 7 मिल गई हैं माले गनीमत में। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये पार्लियामेंट की इज़्ज़त है? क्या ये वोट की इज़्ज़त है? क्या ये सिविलियन बालादस्ती है? और जहाँ तक आपका सवाल का तल्लक है मैडम शेख, आप कल तक तो हम सारों का दिमाग ये सारे लोग खाते रहते हैं, क्या क्यों नहीं अफ़ाम तफ़हीम से मामले हल करती तहरीक इंसाफ? क्यों नहीं पार्टियों के साथ बैठती? अगर ये हो जाता है, अगर ये हो जाता है, अभी तो बहुत बड़ा अगर है क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेप बाकी हैं, लेकिन अगर ये हो जाता है तो इससे अच्छा फैसला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 पॉइंट है। मंडी नहीं लगेगी, नोट नहीं चलेंगे, ख़रीदो फरोख्त नहीं होगी, और फिर जो मसाइल हैं दोनों धड़ों के टिकटों के और दोनों धड़ों के जो उम्मीदवारों के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और एक एतराज़ ये जो कि है कि एक अच्छी बात है कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले और मैंडेट के बाद भी शरीक असम्बलियों में बैठी, शरीक इक़्तिदार हुई, उसने पहली दफ़ा पहले वाली गलतियां नहीं दोहराई कि अपनी हुकूमतें भी तोड़ दो, कौमी असम्बली से भी निकल जाओ। अच्छी बात है कि यहाँ आकर इफ़ाम तफ़हीम कर रही है, लेकिन इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें अब अपोजिशन को बांटी जा रही हैं और उनको बांटी जा रही हैं जिनका ये हक ही नहीं था। लेकिन भट्टी साहब, जो आप सवाल उठा रहे हैं, पीटीआई खुद ही तो कंसेंट दे रही है ना अपनी सीट्स देने का। जब वो एडजस्टमेंट के लिए इत्तफाक कर रहे हैं और कह रहे हैं हामी भर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि ठीक है दे दो, उन्हीं की सीट्स हैं। तो मिल गई कैसे? अच्छा ठीक है, क्या करें मैडम शेख? मुझे कोई एक रास्ता बता दें, कोई दरवाज़ा बता दें। आप कराची में अली बिन गंडापुर साहब को कराची भिजवा देता हूँ, क्या करें? वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जा चुके, इलेक्शन कमीशन में जा चुके, इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो चुके, सड़कों पर आ चुके, असम्बलियों में बोल चुके। अब क्या करें? महमली मजबूरी थी पीटीआई के, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था पीटीआई के पास, तो उन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट कर ही लेते, फिर ज़्यादा हक में उनके। देखिए अलीना, एज अ रूलिंग पार्टी इन खैबर पख्तूनख्वा, पीटीआई को इस बात का एहसास है और उसको ये बात पता है कि सेनेट का इलेक्शन जो है ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर ये ना एक बिलियनर्स क्लब बन गए। यहाँ पर ये जिस तरह अभी पहले ही बात हो रही, फ़खर ने भी की, भट्टी साहब ने भी की, ओवरऑल भी एक ये बात होती है कि यहाँ पर पैसा चलता है और सेनेट की सीट खरीदी जाती है। और अब तो अलीना यहाँ तक हो गया कि ये नहीं कि इंडिविजुअल्स को पैसा दिया जाता है, बल्कि अब तो ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि जी पार्टीज़ ही खरीद ली जाती हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ का रास्ता रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए इस तरह की जो है सीट्स एडजस्टमेंट हमने माजी में भी देखी है, पंजाब की भी अभी बात हो रही थी, पीटीआई के दौर में भी ये चीज़ें हुई हैं। तो ये तो इस वजह से होती हैं और ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। और पीटीआई को भी मालूम है कि अगर वो इस तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर मामलात फ़र्क भी हो सकते हैं। लेकिन असल जो अलीना बात है इस सारी चीज़ के ऊपर, वो ये करने की है कि हम यहाँ पर एक पॉलिटिकल रेट्रिक जो हम देखते हैं वो इस हद तक बढ़ जाता है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये सियासत नहीं, ये कोई ज़ाती दुश्मनी है, जिसकी वजह से जब ऐसी कोई ख़बर सामने आती है कि हुकूमत और अपोजिशन साथ बैठकर उन्होंने अफ़ाम तफ़हीम के साथ बड़े कंसेंसस के साथ उन्होंने बड़े अच्छे माहौल के अंदर कोई चीज़ तय कर ली है, तो या तो सब हैरान होते हैं, तो या फिर उनके ऊपर अटैक होने शुरू हो जाते हैं कि आप किस तरह एक दूसरे के साथ बैठ के, वैसे तो आप यानी कि उनके जो सपोर्टर्स होते हैं आपको मालूम है। और ये हमने देखा है कि पिछली 1 दहाई से तो ज़्यादा हो गया कि ये जो पर्सनल एनमिटी वाली चीज़ आ गई है ना, ये जो आंसर है, इसकी वजह से लोग ये भूल जाते हैं कि असल में
सियासतदान इकट्ठे ही चलते हैं, सियासी जमातें एक दूसरे को साथ लेकर चलती है, एक हाउस का एक पूरा डेकोरम भी होता है, हमने देखा है वो वायलेट भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल पीछे बैकडोर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होती है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में एक तो ख़त्म करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक चीज़ है, और दूसरा ये कि अगर PTI इस सेनेट की सीटों के ऊपर हुकूमत के साथ जो है, यानी अपोजिशन जमातें हैं उस वक्त, लेकिन ये कि फेडरल हुकूमत बैठने को तैयार है, तो उनको बाकी चीज़ों के लिए भी बैठना चाहिए और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो कंसेंसस के साथ आगे बढ़ानी चाहिए। एक डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो ज़ाती दुश्मनी वाली चीज़ है, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये है लीना, जो हॉर्स ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ये बिलियनर्स क्लब बन गए, इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। ये भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस को सोचना चाहिए कि किस तरीके से सेनेट के अंदर इस तरह की जो लेन देन है या ये जो इल्ज़ामात लगते हैं, ये किस तरीके से रोका जाए, इसका कोई बेहतर तरीकाकार अगर बनाया जाए ताकि ये पैसे की बुनियाद के ऊपर जो है पार्टीज के अंदर इस तरह के इश्यूज ना क्रिएट हों। बिल्कुल सही। या तो हॉर्स ट्रेडिंग होती है इन पैसों के ज़रिए, या फिर क्या होता है कि फ़ोन्स आ जाते हैं, जो हमने माजी में देखा किस तरह से फ़ोन कॉल्स के ऊपर एडजस्टमेंट हुई। मज़र अब्बास साहब, मौजूदा सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त फ़ैसला किया, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं थी, या आप समझते हैं कि अगर वो यहाँ पर भी थोड़ी रेजिलियंस दिखाती तो ज़्यादा बेहतर होता उनके बयानिए के लिए? रेजिलियंस दिखाते तो शायद और लूज़ कर जाते, माफ़ कीजिएगा। मेरा ख्याल है सेनेट का इलेक्शन बहुत टेक्निकल इलेक्शन होता है और उसमें नॉर्मली सीट एडजस्टमेंट्स करते हैं, बहुत सख्त अपोजिशन भी हो आमने सामने। तो सेनेट के इलेक्शन में आधा पॉइंट इधर हो गया, आधा पॉइंट उधर हो गया, उसमें किसी की सीट निकल जाती है उसमें। तो इसलिए एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ख़ासतौर पे सेनेट के इलेक्शंस में। असल चीज़ ये है पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। तो अगर सीट एडजस्टमेंट हो सकता है तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की भी राहें खुल जाती हैं। ये बात अपनी जगह है कि अगर आप उसूल, आपका वो उसूल है कि जी आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो फिर आप उस उसूल पर खड़े रहते हुए जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको फेस करें। उसमें वही होता है कि आप लड़ाई लड़ें उसमें। अब लड़ाई के ऑप्शंस भी दो तरह होते हैं। एक ऑप्शन पहले अडॉप्ट करके देख लिया, इस्तीफ़े दे के देख लिया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। 2014 में हमने देखा कि PTI ने इस्तीफ़े दिए वापस, फिर बाद में इस्तीफ़े वापस ले लिए उसमें। तो स्ट्रगल जो होती है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप किस हद तक स्ट्रगल में आगे जाना चाहते हैं, कुर्बानी किस हद तक देना चाहते हैं। सीट की कुर्बानी देना चाहते हैं, आप सिस्टम की कुर्बानी देना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट की कुर्बानी देना चाहते हैं, या आप इन सब को मिक्स करके आप चीज़ें को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन है। तहरीक इंसाफ के अंदर एक कन्फ्यूजन, तहरीक इंसाफ एक कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तो टिकट्स वगैरह ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। असल जो कन्फ्यूजन है ये कि आप एक ऐसे मौके पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं जब आप तहरीक में जा रहे हैं, और अब आप जब तहरीक चलाने जा रहे हैं तो कल वो तो अभी भी वो कहते हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अब भी बात की जा रही है, उसमें अब भी गवर्नर चाहे करें, गवर्नर के लेवल पे हो, किसी लेवल पे भी हो, तो जो नॉर्मल उनका सपोर्टर है, उनका वर्कर है, उसके लिए सीट एडजस्टमेंट्स जो है वो दिल से कबूल नहीं करेगा इस चीज़ को। वो ये आज भी ये बात करेगा कि शायद हमारे वोट से अगर उनकी 5 सीटें निकल रही हैं और उनके वोट से हमारी 6 सीटें हो रही हैं, तो क्या ये एक प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स है या नहीं है। क्योंकि तहरीक इंसाफ में इस तरह की बातें होती हैं, कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर। इसमें ये उनके लिए एक वो है कि इसके बाद फिर आस्तीनें एक दूसरे के ख़िलाफ़ चढ़ी हुई होंगी सेनेट के इलेक्शन के अगले दिन से उसमें। तो यहाँ जो है ये एक वो है। अदरवाइज़ सेनेट के इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट होता है, इवन कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी हो जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि बात क्या सीट एडजस्टमेंट से पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की तरफ जाएगी, वो नहीं नज़र आ रहा। वहाँ तो कॉन्फ्रंट्रेशन नज़र आ रही है, सीधी कॉन्फ्रंट्रेशन है अब तो बहुत डायरेक्ट है कॉन्फ्रंट्रेशन, और जिनसे कॉन्फ्रंट्रेशन है बातचीत भी उन्हीं से करना चाहते हैं। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है ये सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस फ़ैसला तो सही किया है, वरना उनको शायद और सीटें लूज़ कर जाते। लेकिन एक ऐसे मौके पे ये कर रहे हैं, रिस्क है, एक ऐसे मौके पे कर रहे हैं जब आप एक तहरीक में जा रहे हैं, तो लोग ये सवाल करेंगे कि जिनके ख़िलाफ़ आप तहरीक में जा रहे हैं
उन्हीं के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, कोई इसके ऊपर बात करना चाहेगा क्विकली कि ये जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट वाला नुक्ता उठाया है, क्या इसकी कोई राह निकलती है या खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट के बाद इसको गुडविल जेस्चर के तौर पर लिया जा सकता है जनरल पॉलिटिक्स के अंदर या नहीं? अलीना, पंजाब में भी इसी तरह की सीट एडजस्टमेंट की हुई थी और सेनेट के इलेक्शंस में, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा जो कन्फ्रंटेशन है वो पीटीआई अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि ये इन सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के बातचीत जो है वो करने के हवाले से। तो इसलिए ये कोई राह ऐसे निकलते हुए नज़र नहीं आ रही। ये जो मदर साहब बात कर रहे थे कि एक दिन सेनेट के इलेक्शंस होंगे, दूसरे दिन एक दूसरे के खिलाफ आस्तीनें चढ़ाई होंगी, तो इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मैमर भी कुछ कहना चाह रही हैं? जी रीना, मैंने कहा देखें, हम चाहते तो ये ज़रूर हैं कि इनकी एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो और ये जिस तरह इन्होंने सीट एडजस्टमेंट किए ये आपस में बैठकर मामला जो है तय करें। लेकिन हमने देखा कि जब 80 रहनुमाओं ने भी हालांकि ख़त लिखा, और रीना वो लोग हैं जो जेल में हैं, जो कितने सालों से जेल में, जिन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, जिन्होंने बिट्रे नहीं किया पीटीआई को या इमरान खान साहब को। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के अकाउंट से जो ट्वीट आती है और बयान आता है वो आता है कि किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। उस खत में बातचीत का कहा जा रहा है, खान साहब की तरफ से आ रहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी, और वो तहरीक की बात करें। तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बैठेंगे नहीं। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है क्योंकि पीटीआई, जैसे मैंने कहा, पीटीआई ने एक रेटरिक इस तरह का बना लिया कि जैसे कोई ज़ाती दुश्मनी है। और ये आज से नहीं है, यानी कि ये पिछले एक दहाई से ऊपर हो गया कि हम ये चीज़ देख रहे हैं। आप 2014 का धरना देख लें, उससे पहले का देख लें, तो ये होना नहीं चाहिए। इवेंचुअली इनको एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए, तो ही कोई पॉलिटिकल स्पेस सबके लिए निकलेगी इस हाइब्रिड निज़ाम में भी। ठीक है जी, विद दैट हमारे चारों एनालिस्ट का इत्तेफाक है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने जो सीट एडजस्टमेंट का फ़ैसला अगर होता है तो वो बिल्कुल दुरुस्त होगा और मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि ज़्यादा विन विन पोजीशन में आ जाएगी। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक, फिर यूट्यूब सवालों के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त बड़ा रियल और रेलेवेंट मामला मौसमियाती तब्दीली, जिसके असरात हम देख रहे हैं। आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लें, पाकिस्तान में सूबा पंजाब में ख़ास कर किस तरह से हमारे सामने इसके मैनिफेस्ट हो रहे हैं असरात। जून से अब तक रिपोर्ट हो रहे हैं 150 से ज़ायद अमवात और जो दीगर नुकसानात हैं पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो अलग। अब आपको पता है बजट में तो इसके लिए एक रकम मुख्तस की गई है, लेकिन सवाल फ़खर दुरानी साहब आपसे ये हो रहा है कि क्या मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जो हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी है वो मौसर और वाज़े भी है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सवाल है। देखें, आजकल जो हालात हैं जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, वो लोग भी अब मानना शुरू हो गए हैं जो कि शुरू में इसको जो है वो किसी तौर के ऊपर मानते ही नहीं थे कि क्लाइमेट चेंज भी किसी चीज़ का नाम है। इस पे जो हुकूमत के हवाले से जो इक़दाम उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे और ऐसन इक़दाम उठाए गए हैं। ख़ास तौर के ऊपर इस मौजूदा बजट के हवाले से देखा जाए, जो हुकूमत की तरफ से एक तो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को इन्होंने क्लाइमेट बजट टैगिंग के नाम से जो है वो किया गया है कि जो भी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वो शुरू किए जाएंगे उसमें क्लाइमेट का अलहदा से टैग लगाया जाएगा कि ये फ़लाँ मनसूबा ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये फ़लाँ मनसूबा जो है वो इसके हवाले से 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में हुकूमत ने ये डिवाइड किया है। अगर मैं आपको बता सकूँ, एक तो एडाप्टेशन के हवाले से है, दूसरा मिटिगेशन है और तीसरा स्पोर्ट है। एडाप्टेशन से मुराद ये है कि जो फ्लड्स के हवाले से जो डिफेंस सिस्टम हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसके लिए इन्होंने कोई 85 बिलियन रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स जो है वो इसमें बजट एलोकेट किया है और मुख्तस किए हैं। इसी तरह जो मिटिगेशन से रिलेटेड है कि जो क्लाइमेट चेंज की जो रीज़न बनती है, कार्बन एमिशन हो या इस तरह की जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें आपको क्लीन एनर्जी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे या इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए हुकूमत ने कोई 603 अरब रुपए के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लाइमेट चेंज के साथ इन्होंने टैग किया है या उसको मार्क किया है। इसी तरह जो स्पोर्ट्स सिस्टम के लिए है वो भी कोई 28 अरब रुपए वो लोगों में अवेयरनेस और इसके हवाले से कैंपेन चलाने के लिए है। तो ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत संजीदा है, जो क्लाइमेट चेंज का जो एक जेन्युइन हमारा जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान जैसे मुल्क को, उसको काउंटर करने के लिए और उसका जो मुकाबला करने के लिए ये हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है। ये है तो बहुत ही अच्छा। सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर ये पूरे जो बजट ईयर है उसमें ये इसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे या नहीं करेंगे, गो कि अभी एलोकेट हुआ है। और ये हमने देखा है जो फ्लड्स के हवाले से एक साल के अंदर हुकूमत इसके ऊपर कितनी ज़्यादा जो है वो कोई पेशरफ्त करती है, ये देखने वाली बात होगी। ऑल्सो फ़खर, हमने बजट में तो मुख्तस कर दिया लोकली, लेकिन मुझे ये बताएं
ये पाकिस्तान तो बहुत ही कम इसकी तादाद है जो एमिशंस होती हैं या जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के अंदर। असरात पाकिस्तान के ऊपर या साउथ एशिया के ऊपर सबसे ज़्यादा हैं। वो जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी वजह से होता है सब कुछ और असरात पाकिस्तान को भुगतने पड़ते हैं, पाकिस्तान उनसे ख़ास तौर पर किस तरह से इंगेज करेगा? इससे मुतल्लिक क्या कोई पॉलिसी वज़ा की गई है उनसे, चाहे फ़ंड्स हो जो प्लेज किए जाते हैं या फिर दीगर पॉलिसी सिस्टम्स, ये सब कुछ मदद के लिए? देखें, क्लाइमेट चेंज से जो पाकिस्तान इफेक्ट हुआ था, ख़ासतौर पे जो 2022 का भी अगर देख लें तो उसके बाद पाकिस्तान ने इफेक्टिवली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये क्लाइमेट चेंज के लिए आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान जो सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूटर है ये जो कार्बन एमिशन के हवाले से वर्ल्ड वाइड, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो इस टाइम मुल्क हो रहा है वो पाकिस्तान हो रहा है। तो उसके बाद दुनिया ने भी ये रियलाइज़ किया और दुनिया ने ना सिर्फ ये कि प्लेजेस किए थे, उसके साथ साथ अगर आप देखें अभी रिसेंटली जो IMF की तरफ से जो एक ट्रांश रिलीज़ की गई थी उसमें $1 अरब जो पाकिस्तान को क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड के तौर के ऊपर और प्रोजेक्ट्स के लिए ये दिया गया था। उसके साथ पाकिस्तान की जिम्मेदारी साथ ये लगाई गई थी कि आपने कार्बन जो लेवी लगा के पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर खुद से भी कंट्रीब्यूट करना है और उसका भी हुकूमत ने अब इनिशिएट कर दिया है। ₹2.5 अभी रिसेंटली इस महीने से इन्होंने जो कार्बन लेवी लगा के ये अगले साल तक ₹5 तक करना है। तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट जो प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ बनाए जाएंगे उसमें हुकूमत पाकिस्तान इस पर खर्च करेगी। तो पाकिस्तान ने इफेक्टिवली इसके हवाले से उजागर किया इस मामले को। अच्छा सर, आपने बड़ी तफसीलन बताया तो, लेकिन जहन में फिर सवाल यही आता है वो जो 10 बिलियन के प्लेजेस किए गए थे उसमें से बहुत से वादे हैं जो वफा नहीं किए गए, मतलब रकम पाकिस्तान नहीं आई। अच्छा जी, विल आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस एंड मज़ीद इसकी जो डिटेल्स हैं वो आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम शामिल करते रहेंगे। अभी ज़रा जल्दी से आगे बढ़ना है क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। इशाद भट्टी साहब, थैंक यू फ़खर। इशाद भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद कि हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा, क्या वाकई नाकिस कारकर्दगी पर वज़रा के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात मुमकिन होंगे? मैडम शेख, क्या वो कहते हैं ना, शेख चिल्ली के ख्वाब हैं क्या? कारकर्दगी, नाकस कारकर्दगी, फिर कारकर्दगी, मतलब मेरिट। क्या शहबाज शरीफ साहब खुद बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म बने हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ने कारकर्दगी की बुनियाद पर काबीना बनाई है? क्या अगर कारकर्दगी नाकस हो तो शहबाज शरीफ साहब इसहाक डार को हटा सकते हैं, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब को हटा सकते हैं? मैडम शेख, ये सिर्फ निसाबी किताबी बातें और ये सुनते सुनते बूढ़े हो गए हम। इन्हीं कारकर्दगियों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है और मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया है, कशकोलिस्तान पाकिस्तान को बना दिया। इनकी 7 नस्लें संवर गई, हमारी 7 नस्लें उजड़ गई, लेकिन इनकी ज़ुबानें हैं कि रुक ही नहीं रही। सुबह और दोपहर और शाम और कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कौन सी कारकर्दगी, कौन सी नाकस कारकर्दगी, कौन सा मेरिट, तो कौन सा हटाएगा, तो कौन हटाएगा, तो कौन हटेगा? सब ऐसी बातें हैं मैडम शेख, शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। एक छोटी सी ब्रेक आते हैं बाकी सवालात के साथ। वेलकम बैक जी। कल बड़े दिनों बाद कदरे हौसला अफजा खबर आई और वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज़ के ऊपर जो ग़ुलाम सरवर ख़ान की स्टेटमेंट के बाद मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगी थी, उनमें से एक थी कि जो पाकिस्तान टू बरतानिया रूट था डायरेक्ट, उसको बंद कर दिया गया था। अब कल वो पाबंदी उठी है और इसके ऊपर हर कोई अपने अंदाज से, कुछ लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत से सवालात हैं PIA की सर्विस के ऊपर जो उठाए जा रहे हैं। बट ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी ये जो वज़ीर साहब हैं, इनके बयान से कौमी इदारे को जो भारी माली नुकसान उठाना पड़ा, जो हजीमत है वो अलग मुल्क को, लेकिन किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। तखमीने के मुताबिक 200 अरब रुपए थे जिसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। सवाल ये हो रहा है कि क्या ये एहतसाब के निज़ाम में खामी नहीं है? मज़हर साहब और महमल दोनों से सवाल करते हैं। मज़हर साहब, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वजह क्या है सर? वजह क्या है कि इतना भारी नुकसान, इतनी बड़ी शर्मिंदगी पाकिस्तान को एक बयान की वजह से? इसके ऊपर अभी मैं पढ़ रही थी कि कैबिनेट ने इंक्वायरी भी करने का कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, हमने देखा एक्शन। क्यों? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ग़ुलाम सरवर ने ये बयान क्यों दिया। एक चीज़ होती है कि जी आपने हमारे यहाँ क्योंकि लूज स्टॉकर्स बहुत हैं उसमें बयान दिया, किसी सोची समझी पॉलिसी के तहत बयान दिया। इन सारी चीज़ों को खैर पहले तो उस गवर्नमेंट को भी उसी तरीके से, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लेवल पे तो ये कोई कैबिनेट डिसीजन तो नहीं था, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दिया था। गवर्नमेंट चाहती तो उसी वक्त उनको स्नप करती, उनको सैक करती
और उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इनिशिएट करती। उन्होंने नहीं किया तो ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया, कोई इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर की, क्या उसकी फाइंडिंग्स ने अगर इंक्वायरी की हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है जो खबर आई उसमें। लेकिन थोड़ा सा ख्वाजा आसिफ साहब गुलाम सरवर तक तो उनका बयान ठीक था, लेकिन जब वो ये आगे जाके कहते हैं कि इसमें बानी पीटीआई भी, तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये उनकी सोच थी, ये कैबिनेट की कैबिनेट ने किस वजह से अब इस चीज़ को वो किया, कैबिनेट में तो टेकअप नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि बड़ी अच्छी खबर है कि आपके ये रूट्स खुल गए, बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, और भी रूट्स खुल जाएं। मेरी कंसर्न ये कि पीआईए को प्राइवेटाइज़ क्यों कर रहे हैं, कि मैं हमेशा इस बात के हूँ कि अगर इदारा लॉस में करप्शन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से है, तो कोई गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती कि मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करें और करप्शन को ख़त्म करें। पाकिस्तान स्टील ले लें, पाकिस्तान रेलवे ले लें, पीआईए ले लें, इन सब में यही कॉमन चीज़ें हैं। आप इसको उठा के फौरन निजी इदारे को दे दो भाई, आप क्यों नहीं इसको। थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर, आपकी पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है और ये गौर तलब है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम डाइग्रेस करें तो जरा महमद से पहले जवाब ले लेते हैं बुनियादी सवाल का। महमद, व्हाट डू यू थिंक, ये क्यों, क्या वजह है, क्या वजह है, क्यों एहतसाब नहीं होता, और ये क्या बताते हैं कि एक तो जो मदर साहब कह रहे हैं कि गुलाम सरवर साहब ने क्यों बात की थी, तो ताहिर इमरान मियाँ ने एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल इसके बारे में लिखा था, जिसके अंदर वो बताते हैं कि गुलाम सरवर ने, वैसे तो ये जो एक पीआईए का बड़ा ट्रैजिक क्रैश हुआ था कराची में, उसके ऊपर उन्होंने बात करी थी, उसकी रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन किस तरीके से उनको ये हुआ कि उसके ऊपर बात करने के लिए उन्होंने ये बात कर दी जो कि ना सिर्फ इनएक्यूरेट थी बल्कि फेक भी थी, और एग्जेजरेटेड क्लेम्स, और एक जो रूमर्स थी किसी लिस्ट के जो बाद में निकला कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने उसके ऊपर किस तरह बात की कि शायद मेरी बहुत वाह होगी क्योंकि मैं कोई करप्शन और अकाउंटेबिलिटी और इस तरह की मैं बहुत बड़ी कोई बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली वो पूरी की पूरी एक उसके अंदर स्टोरी है, और वो बहुत अच्छी उसके अंदर सारी डिटेल्स भी दी हैं, और बड़ी खौफनाक दिल दहलाने वाली डिटेल्स है कि किस तरीके से एक इस तरह के बयान ने, इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ने पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि अरबों का फाइनेंशियली नुकसान कराया, उसके अलावा अलीना हमारे पायलट्स के ऊपर उसके बाद जिस तरीके से ग्लोबली क्या हुआ, हमारे एयरलाइन के ऊपर तो जो हुआ, पूरे पाकिस्तान की एयरलाइंस की सेफ्टी के ऊपर सवाल उठ गए, हमारे जो वो रेगुलेटर्स है उनके ऊपर सवाल उठ गए। तो बात ये है, यहाँ पर जो बात हो रही है कि क्यों नहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी हुई। उस वक्त की हुकूमत ने शुरू में, आप अगर बयानात उठा के देखें, उन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने अपने वजीर के इस बयान को कि हाँ कोई इसकी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, बाद में जब जाहिर बात है वो सब कुछ हुआ तो फिर उन्हें समझ आ गई कि इससे बड़ा नुकसान जो है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और बिल्कुल गलत बयानी के ऊपर एक नुकसान हुआ, यानी कि इसके अंदर कोई हकीकत भी नहीं थी। तो लेकिन कोई एहतसाब नहीं। और हम पीटीआई के बारे में हमेशा ये बात करते कि जी, वो कहते थे हम स्टेटस को से डिफरेंट हैं, हम तो एहतसाब, खुद एहतसाबी भी यकीन रखते, कोई एहतसाब नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद पीडीएम की ये दूसरी हुकूमत है, पीडीएम 1 भी गुजरी है, पीडीएम 2 आ रही है, लेकिन अभी भी कोई एहतसाब नहीं हुआ ना। यानी कि बेसिकली यहाँ पर हम पाकिस्तान के अंदर बड़े एहतसाब की बातें करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये तो एक क्रिमिनल चीज़ थी, इसके ऊपर एहतसाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई उन्होंने डील कर ली पॉलिटिकल, उन्होंने कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कर ली बैकडोर। आप एहतसाब करें कि ऐसी चीज़ों के ऊपर तो लाजमी एहतसाब होना चाहिए। अलीना, किस तरह वो गायब है ना जो भी चीज़ें, यानी कि सामने वो सियासी तौर पर ऊपर हम यहाँ देखते हैं कि कौन लोग पीछे हो गए, क्या हुआ पीटीआई के साथ जो, तो ओवरऑल अगर आप वैसे, मैं कह रही हूँ कि आप देखें कि क्यों नहीं एहतसाब हुआ गुलाम सरवर साहब का, ऐसे ही मौके पर होना चाहिए। जो हम सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, यानी एहतसाब सिर्फ उनका होगा कि जो आउट ऑफ फेवर है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वरना किसी का एहतसाब नहीं होगा, और वो भी ठीक होगा कि नहीं होगा। जिनका असल में एहतसाब होना चाहिए, गुलाम सरवर ने इतना बड़ा क्रिमिनल काम किया कि ना सिर्फ ये फाइनेंशियल है बल्कि आपकी इंटेग्रिटी है, क्रेडिबिलिटी, आपकी एयरलाइंस की सेफ्टी, आपके पायलट्स के ऊपर, सबके ऊपर इतना खौफनाक किस्म की चीज़ की। और वो मैं तो दोबारा कहूँगी कि ताहिर इमरान मियाँ का वो जो क्लिप्ड विंग्स जो है आर्टिकल, वो डॉन में ज़रूर पढ़ें सब लोग, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरीके से बैठे बिठाए ब्रीफिंग के बावजूद उन्होंने ये अचानक से इस तरह का स्टेटमेंट दे देनी है जिसका इतना नुकसान। ख्वाजा आसिफ साहब, मैं देख रही हूँ काफ़ी अरसे से अब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी इस तरह की स्टेटमेंट होती है जिससे उनसे जाता है कि शायद वो अपनी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बट ये चीज़ें बैठकर वो काबीना के इजलासों में क्यों नहीं उठाते? ये चीज़ें बैठकर वो अपने हुकूमत के सामने, अपनी काबीना के सामने, काबीना का हिस्सा है, उनके पास दिफा की वजारत है बहुत अहम, तो वो ये क्यों नहीं सामने रखते? देखिए, अगर इंक्वायरी करवानी है तो क्या उनको उस तरह से पजीराई नहीं है, या ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयानात है, एक बैलेंसिंग एक्ट है हुकूमत की तरफ से कि कर दो हल्का फुल्का?
दो चीज़ें हैं अनिल। एक तो सबसे अहम बात यह है कि हम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं इस लेवल पे, ज़ाहिर है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं या कोई एविएशन मिनिस्टर हैं, एक तो ये कि क्या हम लोगों को सही जगह लगाते हैं, तैनात करते हैं एज ए मिनिस्टर, उसकी एक्सपर्टीज़ हैं उस शोबे में या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम तौर पे हम ऐसे लोगों को मिनिस्ट्रीज़ पर लगाते हैं उस शोबे के लिए जिस शोबे के शायद वो अहल ना हो। एडजस्टमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स, इसके नुकसान यही होते हैं ना, जिस तरह के हुए नुकसान। अब गुलाम सरवर साहब का एविएशन के हवाले से क्या एक्सपर्टीज़ थी, चले शाहिद खाकान थे, उनकी रही हैं उसमें, और कोई हो तो राइट पीपल एट द राइट प्लेस। दूसरी बात ये कि इस तरह के इशू, इस तरह के मैटर ये कैबिनेट में होने चाहिए, इनको पब्लिक नहीं करना चाहिए, और अगर पब्लिक करें तो फिर फाइनल एक डिसीजन लेकर पब्लिक किया जाए, उस पर जाके वो किया जाए। हमारे यहाँ बेसिकली कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बनती, एविएशन की कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, दीगर शोबों की पहले तो 5 साल मंसूबे बनते थे, अब तो कोई पॉलिसी भी नहीं है। एजुकेशन की आप बताएं, एजुकेशन की कोई पॉलिसी आई है कभी? हेल्थ पॉलिसी आई है कभी? कहना पड़ता है कि पिछले कुछ सालों में हमारी पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी रही है कि 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी उसकी जमानत नहीं थी, तो पॉलिसीज की कहाँ जमानत? पॉलिसी तो फिर भी आती है ना, पॉलिसी तो फिर भी आती है, गवर्नमेंट रहे ना रहे, अनसर्टेनिटी रहे ना रहे, लेकिन आप पॉलिसी तो लेकर आते हैं। आप वो पॉलिसी पूरी तरीके से हो ना हो, तो यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी की। क्या प्रॉब्लम? आपकी अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिसाइज हो गई है। एक गवर्नमेंट आती है वो अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी बात है। जैसे आप भी कह रहे हैं, महमल भी अभी ये कह रही थी कि ऐसा तासुर मिलता है कि शायद कोई एडजस्टमेंट या कोई यहाँ पर कोई लीवे दे दिया गया है गुलाम सरवर खान साहब को। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि वो हुकूमत जिसके वज़ीर ख़ुद इस बात के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, इतना बड़ा सेफ पैसेज क्यों दिया गया, 200 अरब के नुकसान के ऊपर, और शर्मिंदगी अलग, ये हुकूमत के अपने सोचने के लिए बात है। विद दैट, अल्लाह हाफ़िज़।